Hello everyone, Sakshi Agarwal here. Are you guys ready for today's topic? Let's start about capital market instrument. What is capital market instrument? जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर रेजिंग कैपिटल रिसोर्सेज इन कैपिटल मार्केट आर नोन एज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. अगर वही हम मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज तो उसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म नेचर का होता है. अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड सो ऑन. अब वही हम बात करें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. So capital market instrument means the financial instruments that are used for raising capital resources in capital market are known as capital market instruments. Classification of instrument, it can be classified into three categories, that is pure instrument, hybrid instrument, derivative instrument. प्योर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो भी हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो उसमें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट का फीचर मिक्स नहीं होगा. अगर वही हम बात करें हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है और उसके साथ साथ किसी अदर इंस्ट्रूमेंट का फीचर्स में ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. थर्ड, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स विच कैन नॉट डिराइव वैल्यू फ्रॉम इटसेल्फ बट फ्रॉम द अदर अंडरलाइंग एसेट्स, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. नॉट फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स जब भी कंपनी इशू करती है तो जो भी इक्विटी शेयर्स ले रहा है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर वो ओनर होता है कंपनी का. अगर वो ओनर है तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी पार्ट लेगा, अगर लॉस है तो लॉस को भी बियर करेगा. तो यही दिया है. इट कॉमनली रेफर्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल ओनरशिप इन विच shareholder as a fractional owner undertakes the maximum entrepreneurial risk associated with the business venture. अब इक्विटी शेयर्स का फीचर्स क्या होता है? पहला, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है. दूसरा कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको वो शेयर कर सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं. थर्ड, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो जो भी पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है. नाउ what are the rights of equity shareholders as a member? अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज मेंबर हैं तो उनके पास क्या क्या राइट होता है? पहला, राइट टू वोट मीन्स हमारे पास राइट होता है कि हम वोट कर सकते हैं. सेकेंड, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी. प्रॉक्सी कौन होता है? कि जैसे कोई भी मीटिंग हो रही है हम उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन उस मीटिंग को अटेंड करेगा तो उसी को हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं. थर्ड, अगर कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसकी नोटिस हमको रिसीव होती है. फोर्थ, हम स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. फिफ्थ, दैट इज़ लास्ट पॉइंट, अगर कंपनी फर्दर इशू कर रही है कैपिटल का तो हमारे पास राइट होता है कि हम शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकें. सेकेंड टाइप इज प्रेफरेंस शेयर्स. जैसे कि नाम से ही पता चला है प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. एंड सेकेंड, सरप्लस इन केस ऑफ वाइंडिंग अप. मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा और जो भी रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है. What are the types of preference shares? So there are 8 types: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, एंड लास्ट फुल्ली कन्वर्टेबल cumulative preference shares, जिसको शॉर्ट में हम लोग इक्विप्रेफ बोलते हैं. टॉक अबाउट cumulative preference shares. तो cumulative preference shares मतलब क्या होता है कि जो भी डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता जाता है. मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट है तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. सेकेंड ईयर में लॉस है तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए. अब थर्ड ईयर में फिर प्रॉफिट हुआ तो थर्ड ईयर का डिविडेंड प्लस सेकेंड ईयर का डिविडेंड वो हम एक साथ देंगे. सेकेंड, नॉन कुमुलेटिव, मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो ही हम डिविडेंड देंगे, लॉस है नहीं दे रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा. मतलब जैसे कि एग्जांपल दिए, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है तो डिविडेंड दिए, सेकेंड ईयर में लॉस हो रहा है तो हम डिविडेंड नहीं दिए, अब थर्ड ईयर में फिर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे नॉन कुमुलेटिव में कि सेकेंड ईयर का भी दे रहे हैं और थर्ड ईयर का भी दे रहे हैं. तो नॉन कुमुलेटिव में जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल देंगे और जिस साल नहीं हो रहा है उस साल नहीं देंगे. थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब ही हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट किस में करेंगे? या तो सरप्लस प्रॉफिट में करेंगे या तो सरप्लस एसेट्स में करेंगे.
नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कि नॉन पार्टिसिपेटिंग अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन में कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं किया है तो उसको हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मानेंगे। मतलब हम लोग सरप्लस एसेट्स सरप्लस प्रॉफिट में हम लोग पार्ट नहीं ले सकते हैं। टॉक अबाउट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम से पता चला है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। इफ वी टॉक अबाउट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ये रिडीम हो जाएंगे। और जो मैक्सिमम लिमिट होती है फॉर रिडम्पशन वो 20 ईयर्स होती है। लास्ट फुल्ली कन्वर्टेबल क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज इक्विप्रेफ। तो इक्विप्रेफ मीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या होता है, कंपल्सरीली एंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, और पार्ट बी ऑप्शनली कन्वर्टेड होता है। जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो पार्ट बी के लिए करते हैं। टॉक अबाउट डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स क्या होता है, एक ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि एविडेंस करता है एज ए डेप्ट, उसको प्रूफ करता है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग डिवेंचर्स बोलेंगे। तो अब डिवेंचर्स के भी टाइप्स हैं। तो दे आर 6 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज नेकेड एंड और अनसेक्योर्ड डिवेंचर्स, सेकेंड सेक्योर्ड डिवेंचर्स, थर्ड परपेचुअल, फोर्थ रिडीमेबल, फिफ्थ बियरर एंड लास्ट रजिस्टर्ड। नेकेड और अनसेक्योर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई भी सिक्योरिटी, नेकेड का दूसरा नाम है अनसेक्योर्ड डिवेंचर्स। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चार्ज हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। अगर वही हम सिक्योर्ड डिवेंचर्स की बात करें तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स में हम लोग मॉर्गेज करते हैं होल और पार्ट ऑफ द कंपनी एसेट। तो सिक्योर्ड डिवेंचर के केस में डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है जो कि सिक्योरिटीज एसेट्स को होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिवेंचर होल्डर। मीन्स कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो डिवेंचर ट्रस्टी के पास राइट होता है कि वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे और होल्डर्स को अमाउंट पे कर दे। तो इसीलिए डिवेंचर ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट आया है। थर्ड, परपेचुअल डिवेंचर्स। तो परपेचुअल डिवेंचर्स क्या होता है, परपेचुअल डिवेंचर्स आर दोज विच आर इशूड सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट्स which may not happen for an indefinite period. These are called perpetual debentures. अब रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब कि जो रिडीम हो जाते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। बियरर डिबेंचर्स और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में यही डिफरेंस है। बियरर डिबेंचर्स में जो नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में क्या होता है, पहला तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उनका नाम लिखा होता है, अपीयर रहता है, और दूसरा इन द बुक्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड होता है उनका नाम। If we talk about categories of debentures, so there are 3 categories, that is fully convertible, partly convertible and non-convertible. अब fully convertible debentures क्या है कि जो कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो भी इंटरेस्ट पेबल होगा वो तो अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन होगा ना। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, तो इंटरेस्ट जो है अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन पे होगा। तो वही हम बात करें पार्टली कन्वर्टेबल, तो पार्टली कन्वर्टेबल में दो पोर्शन आते हैं, एक कन्वर्टेबल एक नॉन कन्वर्टेबल। और थर्ड बात करें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो मतलब ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड रिडीम कर लिया जाएगा। एज वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, तो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है, पहला एविडेंसिंग अ डेब्ट, सेकेंड हम चार्ज क्रिएट करते हैं ऑन द एसेट, थर्ड डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी होते हैं, इसलिए उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अब ये डेब्ट है तो इसलिए जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो कंपलसरी होता है। और अगर कंपनी जो है इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे नहीं कर पा रही है तो लेंडर्स जो है वो डायरेक्टली या डिबेंचर्स ट्रस्टी के थ्रू वो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और एसेट्स को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिलाइज कर सकता है। So there are other instruments, that is first secured premium notes। अब secured premium notes क्या होता है, ये जो इशू किया जाता है पहला तो 4 to 7 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब इसके बाद हम रिडीम कर लेते हैं। सेकेंड, ये जो इशू होता है इट कैन बी इशूड विद द डिटैचेबल वारंट्स।
तो डिटैचेबल वारंट्स मतलब कि जैसे डेब्ट है तो उसके साथ साथ हमें वारंट मतलब कि इक्विटी का राइट मिल रहा है, तो इसलिए इट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। और जो भी लॉक इन पीरियड होता है जो कि 4 to 7 ईयर्स है, तो इस पीरियड तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स विद डिटैचेबल वारंट। तो इक्विटी शेयर के साथ डिटैचेबल वारंट है तो द होल्डर्स ऑफ अ वारंट हैज़ अ ऑप्शन टू अप्लाई फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, ड्यूअल ऑप्शन वारंट। तो ड्यूअल ऑप्शन नाम से पता चल रहा है कि दो ऑप्शन है। जो फर्स्ट वारंट है वो इक्विटी शेयर अलॉट कर रहा है, जो सेकेंड वारंट है वो डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विद डेब्ट वारंट। तो ये होल्डर को ऑप्शन दे रहा है टू इन्वेस्ट इन एडिशनल डेब्ट। नेक्स्ट, डेब्ट फॉर इक्विटी स्वैप। तो मतलब डेब्ट को एक्सचेंज करके हमें इक्विटी मिल रहा है, तो दीज इंस्ट्रूमेंट गिव्स एन ऑफर टू डेब्ट होल्डर टू एक्सचेंज डेब्ट फॉर इक्विटी ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें डिज़ास्टर बॉन्ड्स की, तो डिज़ास्टर बॉन्ड्स क्या होता है कि एक तो पहला ये कंपनीज और इंस्टीट्यूशन जनरली इशू करती है, मतलब रिस्क को शेयर करने के लिए। अगर जितना ज़्यादा लॉस है उतना कम रिटर्न होगा, कम लॉस है तो ज़्यादा रिटर्न होगा। तो यही मेन लाइन है, द बिगर लॉस इज द स्मॉलर रिटर्न एंड द स्मॉलर लॉस इज द बिगर रिटर्न। टॉक अबाउट ऑप्शन बॉन्ड्स। तो ऑप्शन बॉन्ड्स में ऑप्शन होता है इंटरेस्ट पेमेंट करने का, या तो पीरियडिकली पे करें या तो ऑन मैच्योरिटी पे करें। और जो भी रिडेम्पशन हो रहा है तो वो प्रीमियम पे हम लोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हों। ऐसा हम ऑफ़र करते हैं कि रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे होगा। टॉक अबाउट इजी एग्जिट बॉन्ड्स। नाम से पता चल रहा है, पहला तो ये इजी होता है तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये इजी एग्जिट रूट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि वो रिडम्पशन कर लें या तो बाईबैक कर लें, ताकि इन्वेस्टर्स जब चाहें वो बिफोर द मैच्योरिटी अपना पैसा इन कैश करा लें। टॉक अबाउट पे इन काइंड्स बॉन्ड। तो पे इन काइंड्स बॉन्ड तो इंटरेस्ट होता है 3 to 5 ईयर्स का, वो हम एडिशनल बॉन्ड्स के थ्रू पे करते हैं। इसको हम बेबी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट बॉन्ड्स। टॉक अबाउट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड नोट्स। तो फ्लोटिंग रेट से मतलब क्या, जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोट करता है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं रहता है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ड्यूअल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ड्यूअल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब या तो ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा या तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन ऑफ लेंडर। नेक्स्ट, स्टेप कूपन बॉन्ड। तो स्टेप कूपन बॉन्ड्स क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो स्टेप्ड अप और डाउन मतलब घटता बढ़ता रहता है। एज वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड्स। तो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली इशू करती है। क्यों इशू करती है, इन कनेक्शन विद डेवलपमेंट और परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। इसको मतलब ताकि लोग जो इस बॉन्ड्स को ज़्यादा खरीदें तो वहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स कंसेशन ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। तो ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज़ होती है। इस बॉन्ड को हम यूज़ करते हैं एज अ मार्केट इंडिकेटर फॉर द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। टैक्स फ्री बॉन्ड। तो टैक्स फ्री बॉन्ड कहते हैं इसको स्पेसिफाइड कंपनी इशू करती है, जो भी इंटरेस्ट पेड हो रहा है वो इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर टैक्स फ्री होता है। ट्रैकिंग स्टॉक। तो ट्रैकिंग स्टॉक क्या होता है, इट इज़ अ टाइप कॉमन स्टॉक जो स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, ना कि एज अ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी एज अ होल। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ट्रैक स्टॉक के, उनके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो अब जो परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट है उनके उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा। तो इसलिए यही दिया है कि नॉट ऑल द ट्रैकिंग स्टॉक पेज डिविडेंड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। पहला तो इसको 3 to 10 ईयर्स के लिए इशू किया जाता है, जो भी मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब मॉर्गेज बैक जो सिक्योरिटीज़ है उसके पीछे पूल्ड ऑफ एसेट्स मॉर्गेज किए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। टॉक अबाउट फंड ऑफ फंड। तो फंड ऑफ फंड क्या है, इट इज़ अ म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि सेम और अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ना कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, तो ये भी एक न्यू वैरायटी है म्यूचुअल फंड की।
जो कि 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसमें क्या होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं वो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ में होती है, मीन्स ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़। अब फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो उसका एडवांटेजेस क्या है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स हम सेम और अदर म्यूचुअल फंड में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, चीपर होता है। थर्ड, हम एक्सपर्टाइज के द्वारा ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि हम एक ही म्यूचुअल फंड में एक ही फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो instead of investing in different units it will be much easier to invest in only in one fund, तो इससे uncomplicated है। एज ए टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो कि जिसकी वैल्यू खुद से डिराइव नहीं होती बट फ्रॉम सम अदर अंडरलाइंग एसेट्स। तो डेरिवेटिव में सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है। कॉमनली यूज डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर है, ऑप्शन है, स्वैप है। फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। फ्यूचर में क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बाई और सेल, फॉर अ प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे विद डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफरिंग एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। मतलब आज हम प्राइस डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन जो पेमेंट हो रहा है वो फ्यूचर डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पास राइट और ऑब्लिगेशन होता है, मतलब दोनों जो हैं परफॉर्मेंस को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि जो बायर है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से डिनाई कर देता है। कमोडिटी पूल क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 पर्सन है, सबका पैसा लेके एक जगह इकट्ठा करके और उसको इन्वेस्ट कर दे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन कमोडिटीज। टॉक अबाउट फंड्स पे इन एंड फंड्स पे आउट। फंड्स पे इन मतलब आना, पे आउट मतलब जाना। पे इन मतलब कि अगर हम सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो आ रहा है और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और सेल कर रहे हैं तो पे आउट, तो सिक्योरिटीज़ हमारे पास से जा रही है और पैसा आ रहा है तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्ट्रेडल, ये सब कॉमन टर्म्स हैं, स्ट्रेडल, स्ट्रेप, स्ट्रैप। तो स्ट्रेडल क्या होता है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो इक्वल नंबर ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन करे। स्ट्रिप में क्या होता है, 2 पीसी, 2 पुट एंड 1 कॉल। स्ट्रैप में क्या होता है, 2 कॉल एंड 1 पुट, 2 सीपी। अब क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस कैसे हम कंप्यूट करते हैं, जो भी लास्ट 30 मिनट्स में ट्रेड होते हैं तो उनका वेटेड एवरेज प्राइस हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस मान लेते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं। थैंक यू, कीप डूइंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।